हेलो दोस्तों, सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल पर आप सभी लोग को स्वागत है। आज 2 दिन से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कोई काम में हम रह गए थे, इसलिए आज क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिस टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर। मतलब पृथ्वी के अंदर कितने तरह के हैं, किस तरह का संरचनाएं है, उसके बारे में आज हम लोग को जानकारी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? अगर ये सोचे होंगे तो जवाब नहीं मिल पाया होगा। आज इसका जवाब ई बुक के माध्यम से मिलेगा। पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी है। जैसे इस बुक का समझाने का तरीका का मतलब है कि प्याज किस तरह से एक ऊपरी लेयर, फिर ऊपरी लेयर, फिर ऐसे लेयर, इस तरह से जो लेयर बना हुआ रहता है, उसी तरह से परत दर परत हमारी पृथ्वी भी बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। बस ये क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमिना से जैसे खनिजों से बना है। मतलब कि महाद्वीपीय की तरफ जो बना हुआ है वो सिलिका और एल्यूमिना खनिजों से बनी है। इसलिए इसे Cl यानी SiC का मतलब सिलिका तथा Al का मतलब एल्यूमिना ये कहा जाता है। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। इसलिए इसे सी में मतलब SI से सिलिका और A में से मतलब मैग्नीशियम कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछता है। सियाल, सीमा, निफे, इस तरह से। पहला को कहते हैं Cl, दूसरी परत को कहते हैं सीमा और तीसरी को कहते हैं निफे, जो आगे आएगी। अब देखते पृथ्वी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्या है? क्रोड है। मेंटल की जो सबसे आंतरिक परत है उसको क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसमें तो लगभग लग रहा है कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन ही छिपा हुआ है। देखिए ये पूरी पृथ्वी है इस तरह से। तो पृथ्वी के जैसे ही ये ऊपरी वाला परत दिखाया उसको परपट्टी कह दिए, ऐसे स्थलमंडल कहते हैं। यहाँ से यहाँ जो दिखाया यहाँ तक वो मेंटल है, ये मेंटल है। फिर ये वाला रेड वाला भाग दिखा रहा है, इसमें क्रोड और मेंटल की सीमा, ये वाला सीमा परत हो गया। ये बाह्य क्रोड हो गया, ये आंतरिक क्रोड है, अंदर की ओर हो गया तो इसको आंतरिक क्रोड, बाहर की ओर हो गया इसको बाह्य क्रोड, इस तरह से। चलिए कुछ बॉक्स में उसको देखते हैं पहले। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। 6 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, मतलब तब जा कर के हम अपने पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच पाएंगे। इस तरह से कि पृथ्वी की संरचना दिया है। ये है महाद्वीपीय परपट्टी,
महाद्वीप, यह है महासागर, यह है महासागरीय परपट्टी, इस तरह का। अब आगे देखते हैं, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल और लोहे की बनी होती है। मतलब इसके ऊपर और क्या था, क्रोड है। क्रोड की त्रिज्या बता रहा है कि 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल और लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे निफ़े या निकेल और फेरस, निकेल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। फिर हम बॉक्स में देखते हैं कि बॉक्स में क्या है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है, बाकी 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 73 से 71 किलोमीटर है। और ये तीनों चारों क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के आयतन का केवल कितना प्रतिशत परपट्टी है, तो 1%। पूछता है मेंटल कितना परसेंट है, तो 84%। पूछता है क्रोड कितना प्रतिशत है, तो 15%। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, तो 6371 किलोमीटर। इस तरह से यही जब हम पढ़ते हैं तब पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। और खाली पढ़ने से नहीं पता चलता है, जब हम लोग इतना बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतना बार हम देख चुके हैं, कम से कम 2 बार हम सीटेट दिए हैं, स्टेट दिए हैं, और फिर बीपीएससी टीआरई 4 का ये क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस सेट देखते हैं, तब पता चलता है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। तो आप लोग को भी पता चलेगा जब सीटेट 1-2 बार एग्ज़ाम देंगे और उसको पता चलेगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछता है, तब लगेगा कि हाँ एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए एनसीईआरटी को हम लाइन बाई लाइन पढ़ा देते हैं ताकि आप लोग को सहयोग होवे। अगर आप अपने बुक नहीं पढ़ पाते हैं तो ये वीडियो के माध्यम से पढ़ें। वीडियो चालू करें और कुछ काम भी कर सकते हैं, और वीडियो चालू करके प्ले करके छोड़ दे सकते हैं ताकि सुनें और याद करें। एक बार में याद नहीं होगा, बहुत कठिन है, इतना भी आसान नहीं है। एनसीईआरटी बुक याद कर लेना और पढ़ लेना बहुत टफ बात है। तो आप लोग प्ले करें, 1 बार 2 बार 4 बार सुने, तब याद होगा, ज़रूर याद होगा। और इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये वीडियो आगे फैले, बढ़े और मुझे भी सपोर्ट हो, ताकि मुझे भी हौसला बढ़ेगा। तो और हम क्लास बाय क्लास, चैप्टर बाय चैप्टर करके हम वीडियो बना देंगे ताकि आप लोग को सहयोग होगा, पढ़ेंगे। चलिए तब आगे हम देखते हैं कि पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी है जो अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन को ही हो सकती है। जैसे मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं। शैल का मतलब पत्थर, जैसे आग्नेय। आग्नेय को इंग्लिश में इग्नियस कहते हैं, आग्नेय शैल। दूसरा है अवसादी शैल, इसको सेडिमेंट्री कहते हैं। तीसरा है कायांतरित मेटामॉर्फिक शैल। ये 3 प्रकार के शैल हैं। शैल के बारे में पूरी तरह से देखेंगे कि क्या क्या कह रहा है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। पूछेगा, यही लाइनें डायरेक्ट पूछ देता है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार के बने शैल को क्या कहते हैं, तो आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी शैल, बहिर्वेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हैं? तो कैसे? अब आगे बताएगा कि वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही क्या है, लावा है, जो पृथ्वी की आंतरिक भाग से मिलकर सतह पर आता है, निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजों से ठंडा होकर ठोस बन जाता है।
प्रॉपर्टी पर इस प्रकार बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। मतलब कि बाहर निकल गया तो उसको बहिर्वेदी। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। जैसे उदाहरण के लिए बेसाल्ट एक बहिर्वेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाती है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। मतलब क्या कहा कि अगर पृथ्वी के अंदर ही रह गया और ठोस बन गया तब अंतर्वेदी, और बाहर निकल गया तो बहिर्वेदी। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। इसलिए मसाले तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। जैसे सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। जैसे अब इधर देखते हैं, ये बॉक्स में है इग्नियस शब्द कुछ दिया हुआ है। लैटिन शब्द इग्नस जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से बना है जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। अब आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है। आगे ये दिया हुआ है आग्नेय एवं अवसादी सेल। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दोनों सेल, ये भी क्वेश्चन आता है कि आग्नेय सेल की अवसादी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तन होता है, तो दोनों आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन आता है कि संगमरमर क्या है? कायांतरित सेल। स्लेट क्या है? संगमरमर कायांतरित सेल। इस तरह के। अब आगे, सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। अब पत्थरों का उपयोग करके कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्टू, चिवड्डी, स्टापू या किटकिट इस तरह का होता है। 5 पत्थर यानी गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या हम पत्थर के माध्यम से क्या क्या खेलते हैं। जो आओ अब कुछ करके सीखें। मतलब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ ही रहता है बॉक्स में। हम हर बार बोले हैं कि जब एनसीईआरटी बुक का अध्ययन करें तो बॉक्स में जो रहता है उसको भी नहीं छोड़ें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो आप देखते हैं, अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए और पता कीजिए कि किन शैलों से बनी है। जो इस तरह का है तो यहाँ दिया गया है कि लाल किला है जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और ताजमहल है जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। अब आगे है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं
कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल बन जाता है। ये आग्नेय शेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शेल कायांतरित शेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार के प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? चलिए अब यहाँ देखते हैं। मैग्मा से बदला आग्नेय शेल से फिर अवसादी शेल से अवसाद बना, फिर अवसाद से अवसादी शेल बना, फिर ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेल बन गया और फिर पिघला तो फिर मैग्मा बना। ये शेल चक्र है जो हमेशा एक दूसरे में परिवर्तित होते रहता है। आगे है, शेल विभिन्न खनिजों से बनी है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ये सब अब तो अभ्यास आ गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग सपोर्ट करें ताकि हम प्रतिदिन वीडियो बना सकें। और हम ज़्यादा फालतू का कुछ नहीं समझाना इधर उधर का चाहते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि पढ़े वही जो हमेशा क्वेश्चन आता है, फैक्ट आता है, वो सीधे यही है। एनसीईआरटी बुक को पढ़ें, लाइन बाय लाइन याद करें। एकदम पक्का है कि सीटेट पेपर 1, 2, खास करके सीटेट पेपर 2, बीपीएससी टीआरई 4, शिक्षक, स्टेट, ये सभी के लिए, बाकी अदर एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग का अभी पता नहीं चल रहा है, एक बार 2 बार पढ़ें, फिर टेस्ट सीरीज लगाएं तो पता चलेगा कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है। तो हम इसीलिए ज़्यादा हम कुछ आलतू फालतू समझाने का कोशिश नहीं करते हैं। बस जो बुक में दिया हुआ है वही बुक में लाइन बाय लाइन हम पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ें और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं समझाते हुए हम रिवीजन के तौर पर ये बुक जितना जल्दी से जल्दी पढ़ा करके वीडियो छोटा बनाना चाहते हैं ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकें। और सीटेट का एग्ज़ाम है, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है एनसीईआरटी के लिए। तो आप लोग पढ़ें, वीडियो में बने रहें। थैंक यू।